हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूं। कल आप लोग का हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर आया था, वो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, जाकर के देख सकते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। और यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारा जो है एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे आप लोग को 3 नंबर और 5 नंबर करके पूछा जाता है, सो इसलिए हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आना चाहिए तो किस पेपर पर आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध का क्या कारण था। तो 1965 में यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस बहुत बार पूछा गया है। देखिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अपने तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में सैनिक शासक कौन था? फील्ड मार्शल, ठीक है। फील्ड मार्शल अयूब खां राष्ट्रपति बने थे। कौन? यानी 1958 में कौन अयूब खां यानी राष्ट्रपति बने थे, किसका? सैनिक शासक का, ठीक है। 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय ने उन्हें प्रेरित किया। अब जैसे चीन जो है भारत को यानी हरा दिया था युद्ध करके, तो यानी उन लोगों को मौका मिल गया पाकिस्तान को, ठीक है, कि कश्मीर की जो समस्या है वह बलपूर्वक हल किया जाए। मीन्स कश्मीर की समस्या जो है, कश्मीर हम लोग को नहीं दे रहा है तो इसको बलपूर्वक नहीं, ताकत से हम लोग क्या करेंगे, उसको जीतेंगे, ठीक है, बलपूर्वक हल किया जाए। अतः सितंबर 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। 1965 में, यानी ये सोच करके कि चलो 1962 में चीन और भारत का जो लड़ाई हुआ था तो उस समय में मतलब जो है भारत पूरा एकदम बिखरा हुआ था, तो उन लोग सोचा कि मौका मिल गया उन लोगों को कि चलो अभी ही मौका है, अभी क्या करेंगे कि अभी हम लोग आक्रमण कर देंगे, तो क्या होगा, उन लोग के पास हथियार नहीं होगा और हम लोग क्या करेंगे, कश्मीर को जीत लेंगे। इसीलिए 1965 में क्या किया था, वो आक्रमण कर लिया था, ठीक है। क्यों किया था, यानी क्या कारण था, तो ये कारण हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा कोशिश करूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए जो ये क्वेश्चन अभी मैं लेकर आया हूं तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन पेपर पर, तो इसको इतना बार पूछा गया है कि आप लोग को ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब देखिए शीत युद्ध की परिभाषा है। देखिए शीत युद्ध तो आप लोग समझ रहे हैं कि युद्ध है, शीत युद्ध क्या है, एक युद्ध है, लेकिन देखिए वास्तविक में ये युद्ध नहीं था। देखिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। देखिए शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, तो फिर क्या था, देखते हैं यहाँ पर अगला पैराग्राफ में। बल्कि इनमें केवल यानी क्या है, युद्ध की संभावना बनी रहती थी। इनमें जो केवल यानी युद्ध की संभावनाएं बनी रहती थी, ठीक है। और क्या है, इनमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति रहती थी। हमेशा लगता था कि अब लड़ाई होगा, अब लड़ाई होगा, अब लड़ाई होगा, ठीक है, ये हमेशा लगा हुआ रहता था। यह यानी युद्ध जो था यह भय रहता था, हमेशा युद्ध का भय रहता था कि कब युद्ध हो जाए, ठीक है। उसके क्या कि हमले की आशंका रहती थी, हमेशा रहता था कि अरे बाप रे ये देश अगर जो है हमला कर दे या फिर ये देश, तो यानी शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, एक अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यानी शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। यानी ये यानी शीत युद्ध यानी विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है जी। उसका क्या, ये परंतु वास्तव में क्या थी, रक्त रंजित युद्ध नहीं होता था। यानी ये जो है बिल्कुल खूनी जो है लड़ाई नहीं था, खूनी युद्ध नहीं था, ठीक है। ये बिल्कुल क्या था, हमेशा लगता था कि अब लड़ाई होगा, अब लड़ाई होगा, ये लगता था लोगों को, और यानी यहाँ अमेरिका सोवियत संघ को भी लगता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद से ही सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिकी तथा सोवियत संघ के बीच तनाव जो स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। यानी क्या, द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था उसके बाद यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो है यही इस लड़ाई को शीत युद्ध क्यों कहा गया था, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि मैं पावरफुल ज़्यादा हूँ, मैं शासन करूँगा मतलब पूरे दुनिया पर, लेकिन सोवियत संघ वहीं पर चुप नहीं रहा, कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इस वजह से जो है दोनों देशों के बीच यानी लड़ाई मार शुरू होने वाला था, लेकिन इसके बीच क्या हुआ कि मतलब जो है यानी ये शीत युद्ध होते रहता था, ठीक है। यानी तनाव रहता था कि अब लड़ाई होगा, अब लड़ाई होगा दोनों बीच यानी दोनों देशों के बीच, लेकिन लड़ाई वास्तविक में नहीं हुआ था। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। देखिए स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को पूरी तरीके से। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका और पढ़ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग बताइएगा। डिस्कस बहुत कर रहे हैं, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, अरे डिस्कस नहीं करने हैं, बस आप लोग को ध्यान से पढ़ने हैं। देखिए
अगर आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी ना समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके जो ऐसा लगता है वैसा लगता है, मुझे काफ़ी जो है ये लगता है। तो आप लोग को इस तरह लगेगा, जब आप ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को तो समझ में आएगा। तो आप लोग को क्या होगा कि आप इसको कुछ भी नहीं समझेंगे, ठीक है। डिस्कस मत कीजिए, ओके। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर। कह रहा है कि नाटो के बारे में बताएं। देखिए ये बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा गया है, बट आप लोगों को क्या किया गया, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा गया है। तो नाटो के बारे में आप लोग को बताना, नाटो आखिर है क्या। इसका पूरा नाम सबसे पहले जान लेते हैं कि नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी उसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हिंदी नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। तो ये पूरा नाम है। उसके इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए आप लोग को बिल्कुल पैराग्राफ में नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए पैराग्राफ में लेकर आया हूँ, क्योंकि मोबाइल में इस तरीके से समझाना मुश्किल होता है, इसकी वजह से मैं पैराग्राफ में लेकर आया हूँ। तो आप लोग समझ लीजिएगा तो लिख दीजिएगा, एकदम पेज का पेज फुल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो उद्देश्य क्या था, सभी देश यानी सभी सदस्य जो था मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर एक पर हमला होगा तो उसे यानी अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी जैसे अगर मान लिए अगर जो देश नाटो में शामिल है, अगर मान लिए कोई देश क्या करेगा कि बाहरी देश आकर के उसको हमला कर दिया, तो उसको ये लगना चाहिए कि नाटो पर हमला किया है किसी देश पर, चलो तुम भी अब तैयार, मतलब हम सभी को तैयार होकर के रहना है, उन देश को जो हराना है, लड़ाई करके उसको जो है अपने यानी पैर पर गिराना है। तो यानी ये चीज़ वहाँ पर ये नाटो में जो देश शामिल रहता था, यानी उसका उद्देश्य ये था कि सभी देश जो बिल्कुल मिलजुल कर रहेगा, कोई भी जो एक दूसरे पर अगर आक्रमण कभी हो जाएगा कोई दूसरा देश, तो उसको क्या करेगा कि वो अपने आप में ले लेगा और वो उसका साथ देगा, यानी ठीक है। तो और मुकाबला मिलकर करेंगे। तो ये नाटो का उद्देश्य था और नाटो का स्थापना अब हुई थी। तो आप लोग को समझ में आ रही होगी, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आप लोग स्क्रीनशॉट करने के लिए इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, और आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़, छोटा सा रिक्वेस्ट है। और जितने सारे न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को एग्जाम तक अच्छी तरीके से मिलता रहे। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, ये 2000 यानी झारखंड बोर्ड में ही पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससीबी में तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है, मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग तैयार है ना। चलिए देखिए, देश में रहने वाले पिछड़े व दुर्बल वर्गों का विकास होना जरूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण हेतु आरक्षण व्यवस्था की गई है। नेहरू ने कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराह, जिसका ध्येय गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अज्ञानता, अभी मैं आप लोग समझाने वाला हूँ, अभी पहले पढ़ लीजिए। अज्ञानता, बीमारी, उसके बाद आश्रय भाव, उसके बाद क्या है, जैसे रोगों का निवारण करना नेहरू का यही आग्रह बना रहा। सामाजिक व आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण का ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता। अब देखिए ये तो आप लोग पढ़ लिए ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं, बट अब यहाँ पर समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी देश में लोग जो रहते हैं तो बहुत सारे अनेक तरह के लोग रहते हैं, कोई पिछड़े वर्ग रहते हैं, कोई अमीर रहते हैं, कोई गरीब रहता है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब रहता है। तो अब यहाँ इसको बराबर करने के लिए क्या करेगा, तो अब देखो, अब मान लिया अगर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो कांड हुआ है, जो केस है कि अमीर का पक्ष में ज़्यादा मिलता है, गरीब का पक्ष मिलता ही नहीं है। तो इसको यानी सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में लाने के लिए क्या किया कि दुर्बल व्यक्ति के लिए या फिर पिछड़े व्यक्ति के लिए, सबके लिए क्या होगा कि विकास होगा और सबके लिए कानून एक ही होगा, ठीक है। बिल्कुल, जिसको मतलब जो कानून इसमें आया हुआ है संविधान में, सबको एक ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय कहते हैं। अब मान लीजिए आर्थिक न्याय किस में आता है, जैसे अगर कल्याण हो, कुछ भी यानी स्कूल हो, कॉलेज हो, बड़े बड़े मतलब यूनिवर्सिटी हो, तो ऐसा होता है ना कि उस यानी वो क्या है कि पिछड़ा लोग है उसको नहीं देना चाहिए, उसको यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समानता रखा गया। तो यही समानता को क्या कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय कहते हैं। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट अगर समझ रहा, मतलब अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुन रहा है, देख रहा है, तो उसको समझ में आएगा हर हाल में। और जब बाकी जो डिस्कस करें तो उसको समझ नहीं आएगा। तो ये कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है।
चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा राजनीति की व्याख्या करें। देखिए गरीबी हटाओ का नारा क्यों दिया गया था, उसके अथवा में ये भी आ सकता है आप लोग गरीबी हटाओ की राजनीति का वर्णन करें। तो अब यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। गरीबी हटाओ की राजनीति जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1971 के फरवरी माह में लोकसभा के 5वें आम चुनाव के लिए उत्पन्न किया था। देखिए गरीबी हटाओ एक नारा था, जैसे होता ना कि इलेक्शन करने के बाद कोई पॉलिटिकल एजेंडा क्या करती है कि कुछ नियम बनाते हैं कि चलो हम लोग इस बार जो ये नारा लगाएंगे। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो क्या किया कि गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा जो दिया तो लोगों को लगा कि चलो अब हम लोग गरीब हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि अब अच्छा हम लोग गरीबी हटा देगा, हम लोग को ये देगा वो देगा। तो ये सारा चीज़ यानी एक पॉलिटिकल एजेंडा में ये शामिल कर दिया गया, जिसके वजह से जो है क्या हुआ कि मतलब कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यानी जीत दिलाने में बहुत जो है यानी उसको जीत दिलाने में क्या किया था, सहायता किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की, जैसे यानी क्या क्या पुनः वो राजनीतिक यानी शक्ति में यानी उसमें सत्ता में आने के लिए क्या कहते हैं मदद किया था ये नारा। ठीक है, नारे ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजयी दिलाई। इस नारे के उद्देश्य साम्यवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। हर राज्य का क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया, निजी क्षेत्र में केवल नाम का रह गया। ठीक है, तो जो निजी क्षेत्र था वो बिल्कुल नाम का रह गया था, बाकी सभी जो क्या कहता कि सभी को एकदम अधिकार दे दिया। गरीबी हटाओ गरीबी का नारा एकदम सारी तरफ गूंजने लगा, जिससे लोगों को लगा कि अब हमारी जो गरीबी है, जो हमारी जो भूखमरी चल रही है तो ये हटेगा। तो इसलिए क्या किया कि कांग्रेस को सब जो है वोटिंग किया और इसमें भारी मतलब विजय मतलब भारी मतों से विजय दिलाई थी। तो ये गरीबी हटाओ नारा गरीबी हटाओ नारे का यही उद्देश्य था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट करके इसको दोबारा से पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि बीमारू राज्य का क्या अर्थ है। तो बीमारू राज्य का अर्थ क्या होता है, देखिए ये 2016 में पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बीमारू राज्य, अब यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसको। बीमारू राज्य से आशय ऐसे राज्य जहाँ लोगों का जीवन यापन करने हेतु न्यूनतम भोजन वस्त्र यानी बिल्कुल कम, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में भोजन जीवन यापन करने का तंगी, इसी को हम लोग न्यूनतम कहते हैं। ठीक है, भोजन वस्त्र तथा आश्रय उपलब्ध नहीं होता है, यानी आश्रय बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता, घर द्वार नहीं। ठीक है, तो ये क्या है मतलब यानी जीवन यापन करने का मतलब ये बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। ऐसे लोग भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, किसी भी फेंके हुए फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तथा पैरों के नीचे या फिर गंदी बस्तियों में वास करते हैं। जैसे अब ये तो हम लोग देख लिए कि बीमारू राज्य यानी किसी भी राज्य के ऐसे लोग जहाँ मतलब जिसको घर नहीं है या फिर अच्छे वस्त्र नहीं है, अच्छे वो मतलब आश्रय नहीं है, तो उनको किस में आता है यानी बीमारू राज्य में आते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ कहाँ पर हैं, देखिए बिहार में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद क्या है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है यहाँ पर है, इसलिए ये पांचों जो है बीमारू कहा जाता है। बी से क्या होता है बिहार, एम से मध्य प्रदेश, उसके बाद आर से होता है राजस्थान, उसके बाद यानी यू से होता है, यू से क्या होता है यानी यू से जो होता है उत्तर प्रदेश। तो ये यानी चारों राज्य जो है इसमें आता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको भी रख सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए तो आज हमारा यही 6 प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग को जो अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट का PDF मॉडल पेपर नोट्स लेना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल में जाना है और गूगल में लिखना है BBPHELP.com, इस तरीके से आप लोग को लिख देना है। वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, एक भी जो है आप लोग को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, टेलीग्राम में आप लोग को लिंक मिल जाता है उसका PDF का। ओके, चलिए तो आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।